मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विद्यार्थियों, कल हमने मौलिक अधिकार का अध्ययन किया था और ये बात शेयर की थी कि भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान का जो अगला भाग है और भाग 4, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और इस भाग का महत्व ये है कि भारत के समाज और व्यवस्था की संरचना कैसी होगी। भारत के संविधान निर्माताओं और फ्रीडम फाइटरों ने किन लक्ष्यों और किन उद्देश्यों के लिए आज़ादी का संघर्ष किया, उन लक्ष्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान राज्य को दिशा निर्देशित कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। इस रूप में हमें देखें तो नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और राज्य सरकार के लिए अनुसरणीय जो नीति के विश्लेषण से संबंधित जो दिशा निर्देश हो सकते हैं, वो दिशा निर्देश संविधान के माध्यम से दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर इसका वर्गीकरण मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किया जा सकता है। इस रूप में हमें देखें तो एक जो श्रेणी नीति निर्देशक तत्वों की हो सकती है वो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इसमें हमें देखते हैं कि अनुच्छेद 39 इस बात का प्रावधान करता है कि स्त्री और पुरुष के बीच समान काम के लिए समान आजीविका का प्रावधान होना चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है कि भारत के अंदर स्त्री श्रमिक को कम वेतन दिया जाता है, पुरुष श्रमिक को स्त्री की तुलना में ज़्यादा वेतन दिया जाता है। तो ये जो कुरीति है, इसकी तरफ संविधान ये राज्य की तरफ से दिशा निर्देशित कर रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों का, जिसमें ये कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो संविधान राज्य को ये दिशा निर्देशित दे रहा है कि कोई व्यक्ति अगर न्यायपालिका में उसका कोई मुकदमा चल रहा है और वो गरीब है, वो विवश है, अपना मुकदमा किसी वकील के माध्यम से नहीं लड़ सकता, उसको कोई वकील मुहैया नहीं हो रहा, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी प्रकार अनुच्छेद 40 में इस बात का प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। ये भारत के संविधान के निर्माण के समय से ही ये सोच थी कि भारत का गांव जो है वो गांधीवादी दृष्टिकोण से उसका पुनर्निर्माण किया जाए और ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय स्तर से सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए ग्रामीण स्तर तक की सत्ता या सरकारों का गठन किया जाए। तो इसके लिए पंचायती राज एक बड़ा लक्ष्य था और अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य को निर्देशित पहले ही कर दिया गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और इस रूप में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके बाद में ये प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज को और नगर पालिका राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 में ये इस बात का प्रावधान किया गया है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार नागरिकों को मिलेगा, कि वो उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और अब हमें देखते हैं कि बाद में संविधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक संविधान संशोधन किया गया जिसमें शिक्षा को भी मौलिक अधिकार मान लिया गया है और शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21 में ही जगह दे दी गई है। इसका मतलब और साथ ही साथ उसको मौलिक कर्तव्य भी माना गया है। तो इसका यहाँ ये मतलब हुआ कि बच्चों का तो ये अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार होगा और उनके अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं और निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है, ताकि कोई अभिभावक इस बात का बहाना नहीं बनावे कि भाई वो पैसों के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो ये इस नीति निर्देशक तत्व की वजह से ही जो है बाद में संशोधन किया गया और इसको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों श्रेणी में अब डाल दिया गया है।
इसी प्रकार अनुच्छेद 22 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें ये कहा गया है प्रसूति सहायता का प्रबंध इसमें किया गया है कि जो भी महिलाओं के संदर्भ में ये बात कही गई है, अगर महिलाओं को प्रसव के समय जो है राज्य की तरफ से सहायता दी जाए, तो ये एक महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है। अनुच्छेद 43 जो है वो श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाएगी, जिससे कम पर अगर कहीं कोई उसको वेतन दिया जाता है या मजदूरी दी जाती है तो वो जुर्म होगी। इस प्रकार का दिशा निर्देश जो है संविधान जो है राज्य को देता है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करे कि उससे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी कहीं किसी भी व्यक्ति को नहीं मिले। अनुच्छेद 43 के अंदर उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो, ये बात कही गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा है और भारत की राजनीति में भी एक मुद्दे के रूप में रहा है, जिसमें संविधान राज्य को इस बात के लिए निर्देशित कर रहा है कि राज्य सने सने समान नागरिक आचार संहिता की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के अंदर एक जैसी नागरिकों को अनुशासित और संचालित करने के लिए विधि संहिता हो, इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा अभी भारत की चुनाव व्यवस्थाओं में रहा है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो मैं पहले बात कर रहा था, वो अनुच्छेद 35 में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। और इसके आधार पर ही जो है संविधान संशोधन करके हमने अब शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा को जो है निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया है और ये बच्चों का मौलिक अधिकार हो गया है और उनके अभिभावकों का ये मौलिक कर्तव्य भी हो गया है। अनुच्छेद 46 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों और उनको सामाजिक न्याय दिलाने की तरफ दिशा निर्देशित किए गए हैं। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, जिसमें जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 48 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए राज्य को दिशा निर्देशित किया गया है कि राज्य की नीतियाँ, राज्य के कार्यकलाप इस प्रकार के हों जिससे पर्यावरण संरक्षित हो और पर्यावरण का विकास हो। इसके अलावा अनुच्छेद 49 भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य द्वारा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल की जाएगी। जो भी हमारी विरासत रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, ऐतिहासिक इमारतें रही हैं, उनका संरक्षण करने का दायित्व भी जो है मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान ने जो है राज्य को उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। एक और अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 50, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से कामों का उनका पृथक्करण की तरफ दिशा निर्देश देता है कि न्यायिक कार्य और कार्यपालन के कार्य जो है एक ही संस्था के पास नहीं होने चाहिए। और ये भारत में प्रारंभ से ही, जब से भारत को आज़ादी मिली है और भारत के संविधान के मुताबिक सरकारों ने काम शुरू किया है, तब से ही इस बात को लागू कर दिया गया था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये पृथक पृथक संस्थाएं हैं और तीनों के पृथक पृथक काम हैं। व्यवस्थापिका का काम विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम उस विधि को क्रियान्वित करना है और न्यायपालिका का काम अगर विधि का कहीं कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसकी व्याख्या करना और उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करना, ये, और अगर कहीं अपराध हुआ है तो दंडित करना, ये अधिकार जो है न्यायपालिका को दिया गया है। तो ये शक्ति या सत्ता का पृथक्करण की तरफ ये दिशा निर्देश कर रहा है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 51 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें राज्य को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं संविधान की तरफ से कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। और ये अनुच्छेद जो है हमें नेहरूवादी आदर्श की तरफ भी ले जाता है। नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत दुनिया को दिए थे और उन पंचशील सिद्धांतों का प्रभाव अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है राज्य के लिए संविधान की तरफ से कि राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि के प्रयास किए जाएँ, राज्य में राष्ट्रों में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों के विकास के प्रयास किए जाएँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की जाए और साथ ही साथ मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं नेहरू दृष्टिकोण इस अनुच्छेद में झलकता है। तो ये कुल मिला के जो है नागरिकों को जो है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्यों को भारतीय राज्य को संविधान की तरफ से दिशा निर्देश किए गए हैं और ये नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक कदम है जिसकी तरफ राज्यों को ध्यान देना चाहिए। इससे आगे के जो प्रावधान हैं, जो खासकर ये मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है,
या नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, ये हम आगे की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।